अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और यही पत्थर उत्तर प्रदेश की बेटी और हरियाणा की बहू अरुणिमा सिन्हा ने उछाला और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना डंका बजवाया और आज रोल मॉडल बन चुकी हैं। अरुणिमा इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। अरुणिमा, अगर हम शुरू से आपके सफ़र को देखें, दर्द है, तकलीफ़ है, संघर्ष है और मुकाम है, इन सबको मिला के अरुणिमा सिन्हा बनी। कैसा रहा आपका सफ़र अभी तक? नो डाउट कि बहुत ही संघर्ष पूर्ण रहा है। एक वो अरुणिमा थी कि जब अपनी बातें किसी से कहना हो तो कोई सुनता नहीं था। आज एक वो अरुणिमा है कि पूरा देश, पूरा विश्व सुनना चाहता है। आज एक कुछ भी कहती है तो लोग सुनने को, कुछ भी एक कोट्स लिख देती है तो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आज वो उस समय अरुणिमा अकेली थी, आज जीवन साथी के साथ में है तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आया ही है। अरुणिमा, अगर हम आपके सफ़र को देखें, एक अम्बेडकर नगर से एक लड़की वॉलीबॉल प्लेयर के रूप में उभरती है, तमाम तकलीफ़ें भी आईं, तकलीफ़ें इस कदर आईं कि उस पल को मैंने देखा है अपनी आँखों से। शायद मुझसे बेहतर न कोई समझ सकता है न जान सकता है। आज इस मुकाम पे हैं। पिछली अगर हम तमाम घटनाओं का जिक्र करें, क्या हुआ था उस वक्त जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, हादसा हुआ? अम्बेडकर नगर से निकलकर आज दुनिया में एक आपका नाम का डंका बजता है, लोग अरुणिमा सिन्हा बनना चाहते हैं, लेकिन उस पल को अगर याद करें तो क्या हुआ था? 2011 की बात है ये। लखनऊ से दिल्ली जा रही थी मैं। ट्रेन में कुछ बदमाशों ने मेरी गले में एक सोने की चैन थी, छीनने की कोशिश की उन्होंने। मैंने विरोध किया। वो 4-5 लोग थे, मुझे जल्दी ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, मैं टकरा के नीचे गिरी, ट्रेन निकल गई। लगातार मैं उसी ट्रैक पे थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। सुबह हुआ, गांव वालों ने जब मुझे देखा, उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली ले जाके पहुंचाया मुझे। मैं जब उस पटरी पर थी तो ट्रेन कभी मेरे लेफ़्ट से गुजरे, कभी राइट से गुजरे। लगातार ट्रेन गुजर रही थी और लोग टॉयलेट करते तो मेरे ऐसे साइड में यहाँ पे पड़ता था। तो उस शायद बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए उसको याद कर पाना। वो भयंकर पल बहुत ही एक अलग है वो। लेकिन ठीक है, मेरी ज़िंदगी का वो एक ऐसा पल है, एक काली रात है, लेकिन उस काली रात के बाद फिर सुनहरा सवेरा भी था। बरेली पहुँचे के बाद डॉक्टर ने जो भी उनके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट था उन्होंने किया। फिर उस समय अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और ले जाके मुझे यहाँ पे लखनऊ आए। लखनऊ से मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर नई दिल्ली एडमिट किया था। एम्स में करीब 4 महीने थी। फिर बाद में मैंने 4 महीने के बाद में जब मैंने डिस्चार्ज लिया है, वहीं से मैंने तय किया था कि मैं माउंटेनिंग करूँगी। और मुझे याद है कि जब अजय माकन जी आए थे, आपको ले जाने खुद स्पेशल प्लेन से भी आपको शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ, रेलवे ने पल्ला झाड़ा और कई तरह के सवाल आप पे खड़े किए गए कि आप वॉलीबॉल प्लेयर नहीं हैं। उस वक्त आप टूटी, उस वक्त आपने जब इतना कुछ वही मीडिया जो आपको आसमान में पहुंचाया था, वही उसी मीडिया ने मुझे याद है कि सवाल भी खड़े किए। और फिर आप कि ज़हन में उस वक्त क्या चल रहा था कि पल भर में स्टार, फिर तमाम तरह के सवाल? मेरे देखिए, मीडिया का काम है तो चीज़ों को आप अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात सुनेगा। दूसरा कोई अगर अपनी बात कहता है तो वो अपनी जगह पे सही था। भारत का चौथा स्तंभ वो अपनी जगह पे सही था। बस ये था, लोग गलत बोल रहे थे कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर ट्रेन से कूद गई, अरुणिमा वॉलीबॉल प्लेयर नहीं थी। ये तमाम चीज़ें आई थी। लेकिन कहते हैं कि जो सच होता है वो अपने आप चीज़ें निकल के आ जाती। बाद में वही मीडिया, जैसे आपने कहा कि मीडिया ने एक बार बहुत अच्छा आगे ले गए, फिर नीचे किया, लेकिन फिर वही मीडिया आफ्टर एवरेस्ट फिर मीडिया ने कहाँ पहुँचाया। उस मीडिया ने बहुत अच्छा भी सपोर्ट किया है। तो बस वो लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया मीडिया को, ये गलत चीज़ था। तो उन लोगों की गलती है जो नहीं पता था और
गलत बयानबाजी कर गए थे। रही बात वॉलीबॉल की करें तो मेरे सर्टिफिकेट्स खो गए थे आपके यहाँ से। जब मैं कह रही हूँ कि आपके यहाँ से मैंने खेला, इस सन में खेला है, इसका मतलब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। वो इत्तेफाक था कि मैंने किसी गवर्नमेंट में वैकेंसी थी और उसमें मैंने फॉर्म डाला था, फिर वो शायद वैकेंसी कैंसिल हो गई, फिर वो सारा फोटोकॉपी मेरा वापस आ गया था, फिर बाद में वो सारे सर्टिफिकेट्स मिल गए थे। पैर आपका जा चुका था, बायां पैर, आप अस्पताल में थी, ज़िंदगी और मौत से जूझ रही थी। उस वक्त जो फैसले लिए आपने एवरेस्ट फतह करने का या फिर तमाम जो फैसले, कब सोचा कि सवालों के बावजूद कि आप एवरेस्ट पर जाएं, कुछ कब ध्यान में आया ये बातें? मैं बेड पर ही थी तभी मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे माउंटेनिंग करना है। और क्योंकि लीक से हटकर जब आप सोचते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं, तो बस लोग पागल हो गए थे। लेकिन मैं अपने जो मेरा गोल था, जो मैंने तय किया था, मैं पीछे नहीं हटी फिर उससे। परिवार का कितना सपोर्ट मिला जब आपने सोचा होगा कि आप एवरेस्ट पे जाएंगी? जब ये चर्चाएं हुई होंगी तो उस वक्त फैमिली में क्या माहौल रहा होगा? निश्चित तौर पे किसी भी परिवार की एक बच्ची अचानक बोले कि मुझे माउंटेनिंग करना हो और उसका पैर कटा हो और वो बेड से उठ भी नहीं सकती, मोशन किसी दूसरे के सहारे कर रही है, लोग अचंभित तो हो ही जाते हैं। लेकिन मेरी माँ बहुत जुझारू थी और एक बार तो थोड़ा सा उनको लगा कि पता नहीं, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा मेरा जिद और जज्बा देखा तो फिर वो सपोर्ट में थी। फिर कैसे आप एवरेस्ट तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया आप? हॉस्पिटल से निकलते ही बछेंद्री मैम से जा कर के मिले थे और बछेंद्री मैम ने फर्स्ट टाइम जब देखा है तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना जल्दी क्या था। तो मैंने जब बताया कि मैम मुझे प्रपोजल बताया अपना कि मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, तब उनकी आंखों में आंसू आ गया था। उन्होंने बोला, रुनिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया है तुमने। तो फिर बछेंद्री मैम का, बाकी उसके पहले मैं कई लोगों के पास गई थी, लोग मुझे पागल और सनकी कह करके हटा देते थे कि कहते थे कि रुनिमा तुम्हारा पैर कट गया है और दिमाग भी तुम्हारा ख़राब हो चुका है, नहीं हो सकता। इवन घर में मेरी माँ शायद अगर नहीं होती, मैं आपको बताऊँ, लोग हमारे कुछ ऐसे जानने वाले थे जो मुझे लंगड़ी और डेढ़गोड़ी कर कर मुझे संबोधित किया जाता था। पता नहीं ये कहना कितना हद तक, और शायद मुझ जैसी हर लड़की वो चीज़ झेलती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आईना दिखाना हो तो लोगों को अपने आप लग गया कि कौन दिव्यांग है कौन नॉर्मल है, वो साफ साफ आपके कर्म बता देते हैं। तो बस बछेंद्री मैम ने कहा कि एवरेस्ट आसान नहीं है, माउंटेनिंग आसान नहीं, अच्छे अच्छे के हौसले तोड़ देता है, देखते हैं तुम कितना देर तक रुकती हो। वाकई में आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था बहुत। अगर आपका जज्बा फौलादी है अगर, तो निश्चित तौर पे सपोर्ट ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है आपका। वो शब्द जो आपके ऊपर कहे जाते थे, जो लोग कमेंट्स के रूप में कहते थे, वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं, तकलीफ़ें आज भी गूंजते हैं, और आज जब इस मुकाम पे हैं तो कैसा महसूस करती हैं? आज भी गूंजते हैं वो चीज़ें, और ख़ास करके तब जब मैं अपने जैसे किसी और बच्ची को देखती हूँ तो मैं ये अंदाज़ा लगाती हूँ कि आज ये नेम फेम सब कुछ है और सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक ऐसी बच्ची जिसके आसपास कोई नहीं है, तो उसको जैसे मैं झेली थी आज उसको वो झेलना शायद पड़ रहा हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो चीज़ मेरे दिलो दिमाग पे घूम जाती है। और कभी कभी मैं थोड़ा उदास भी हो जाती हूँ कि लोगों को कैसे समझाया जाए, कितना हद तक समझाया जाए, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि एक लड़की आखिर कितना परेशान रही होगी कि अपने उसके पैर से ब्लड निकल रहा है। लोगों को जरा सा ब्लिस्टर होता है, जरा सा ब्लिस्टर होता है, शूज़ नया शूज़ आप डालते हैं ब्लिस्टर होता है, थोड़ा सा रगड़ पड़ती है, फ्रिक्शंस की वजह से जब ब्लिस्टर होके और फूट जाता है तो कितना दर्द होता है, और उस दौरान कितना दर्द, वो चीज़ लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका मेंटलिटी ही उतना है, शायद हम नहीं समझा सकते। तो दुख तो होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये स्ट्रगल जो था, जब ये अचीवमेंट्स मिला तो ये अपने आप कम हो जाते हैं। जब आप एवरेस्ट गई, उस वक्त का कोई वाकया जो आज भी आपके जहन में हो,
कोई घटनाक्रम जो जिसको आप याद करके सिहर जाती हों? किलिमंजारो भी आप जा चुकी हैं, तमाम और भी आप वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स किया है मैंने, 7 कॉन्टिनेंट्स। और पहली हैं, सबसे बड़ी बात है कि पहली आप महिला हैं, तो उस वक्त क्या कोई ऐसा वाकया इन तमाम वक्त जब कुछ हुआ जो आज भी आपके जहन में हो? हर एक पल मेरे लिए चैलेंजेस था, अगर करे तो। मैंने जैसा कि अभी बताया, हर एक पल चैलेंजेस था मेरे लिए, समझा पाना बड़ा मुश्किल था। और अगर मैं अब किलिमंजारो की आपने कहा, मैं किलिमंजारो के हमारे साथ में ही ये कहकर इंडिया से तो कहा गया कि हम सपोर्ट में हैं आपके। वहाँ पे जाने के बाद कैन यू इमेजिन, आपकी बॉडी, आपका सब कुछ है, आपके जैसा कोई इंसान है, और वहाँ जा कर के क्या मुझे, मैं तो थैंक्स टू गॉड, हमेशा ऊपर वाले को थैंक्स बोलती हूँ, नहीं तो क्या हूँ मैं, कुछ भी नहीं। तो मुझे जूते पहनाने पड़ते थे उनको। कैन यू इमेजिन कि आपके जैसा इंसान जो ये कह करके जा रहा है कि हम आपके हेल्प के लिए जा रहे हैं, और फिर उसको मुझे उस माउंटेन के ठंड में, उस क्लाइमेट में मुझे जूते पहनाने पड़ रहे हैं। तो कभी कभी ये लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। इसके कारण लास्ट में मैंने फैसला लिया कि ठीक है, आपका बस का नहीं है, हम जा रहे हैं। तो ये पल भी रहा है, कभी बड़े चैलेंजेस रहे हैं मुझे कि छोड़ दूं या फिर मैं चलूं साथ। पता लगा इनको साथ लेके चलने के चक्कर में मेरा ये नहीं होगा, तब मैंने डिसीजंस लिया, छोड़ दिया। एवरेस्ट में ऐसे पल थे कि अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखे तो बहुत खतरनाक, बहुत ही अलग ही होता है। और कई लोग ऐसे थे जो हमारी आंखों के सामने जान जा रही है उनकी, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। और बेस कैंप में कभी कभी ये होता, क्योंकि कई बार एवलांच पहले आया तो ऐसे हाथ दिख रहा है, ऐसे आपका टेंट लगा हुआ है, और टेंट के बगल में जब पहले बर्फ पूरा था, धीरे धीरे बर्फ, जब आदमी का आवागमन ज़्यादा हो जाता है मनुष्य का, तो थोड़ा बॉडी हीट से वो मेल्ट हो जाता है। तो उसी मेल्ट में एक हाथ इतना बड़ा दिख रहा है। पहली बार मैंने इस तरीके का देखा था, तो निश्चित तौर पे बहुत ही पहला एक्सपीरियंस, हाँ, मेरा बेस कैंप का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ अपना, कि अलग ही था वो। तो एकदम सिहर गए थे हम, और पूरी रात नहीं सो पाए थे हम टेंट में। बार बार वही हाथ मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। ऐसे कई हादसे थे कि जो शायद मैं कभी भुला ना पाऊँ। जब एक देश की बेटी, दिव्यांग बेटी पहुंचती है टॉप पे, उस वक्त क्या कुछ जहन में चल रहा था? जहन की बात करें तो उस समय बहुत कुछ नहीं चलता है। और माउंटेन में हाँ, ये ज़रूर है कि एक बात, जब कोई बात दिमाग में आती तो जल्दी ख़त्म नहीं, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड का प्रेशर होता है, और सिर दर्द इतनी तेज़ी से रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कम होता है। तो बहुत मुश्किल से हम अपना रेगुलेटर थोड़ा खोल के रखते हैं कि वो बचा रहे, तो बहुत कम ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, तो बहुत दर्द होता है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं चलती चीज़ें। मैं टॉप पे थी, और जिस लड़की को पागल सन की टिकट नहीं था, टीटीआने पे कूद गई, जिस लड़की को सुसाइड के लिए बोला जा रहा, जिस लड़की को बोला जाता प्लेयर नहीं है, सब कुछ, सबका जवाब वो मिल चुका था। सुबह वो 10:55 पे, और सूरज ऐसे निकल रहा था, मून यहाँ है, और बीच में ऐसे एवरेस्ट था। तो वो बहुत ही अलग था। दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं कि मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। आज जो अपना नेशनल फ्लैग होता है, जब आप सी लेवल पे होते हैं, शायद उतना अच्छा आप शायद नहीं फील कर पाते उसके साथ, लेकिन जब आप किसी ऐसे टॉप पर, किसी ऐसे कंपटीशंस में होते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग्स आती है। दोनों हाथ फ्लैग से पकड़ के इसे ऊपर करने की कोशिश करती मैं, पैरों में, घुटनों में इतनी ताकत नहीं बचती, मैं नीचे गिरती, फिर खड़ी होती, फिर लगाती। कुछ लोग नॉर्थ साइड से थे, वो लोग अपना फ्लैग लगा रहे थे। मेरे मन में आ रहा था कि मेरा फ्लैग, मेरा ट्रियो कलर सबसे ऊपर दिखाई दे, और मैं ट्राई करती थी, लेकिन घुटनों में ताकत है। शेरपा बोलता चल रुनिमा, हो गया समिट अभी। तो अलग ही फीलिंग्स होती है वो। हमने देखा कि जब आप पहुंची यहाँ टॉप पे, तो फिर आपने मास्क भी, तमाम लोग, बाकी लोग आपके आसपास थे, वो मास्क लगाए हुए थे, लेकिन आपके अंदर जो जज्बा था, वो जज्बा गज़ब का था, और आपने वो मास्क भी हटा दिया, और पूरी जो अपनी बहादुरी थी उसके बारे में आप बता रही हैं, वहाँ के बारे में चर्चा कर रही हैं। बहादुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ,
थोड़ा जिद्दी झक्की कह सकते हैं इसको, पता नहीं। और ऐसे मास्क था और मास्क को ऐसे नीचे किया है। मैंने शेरपा को बोला कि मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, और स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु है, तो मैं उनकी भी ट्रियो फ़ोटोज़ लेके गई थी, उनको भी प्लेस किया। तो मैं ऐसे मास्क निकाल करके मैं चिल्लाने की कोशिश करती। शेरपा बोलते हो गया सबमिट, अभी चल नीचे। और चिल्लाया नहीं जाता माउंटेन में, क्या तूने माउंटेनिंग सीखा है? तो मैंने बोला तू नहीं समझेगा, अपने देश के झंडे के साथ में खड़ा होना, दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक पे, अलग ही फीलिंग्स आती है। तो निश्चित तौर पे शेरपा बोल रहा ऑक्सीजन नहीं निकालो, थोड़ा बहुत तो मिल रहा, वो भी नहीं मिलेगा। मैंने उसको बोला प्लीज़ फ़ोटोज़ खींच लो। बोल रहा कि 8,848 मीटर की हाइट में तुम्हें फ़ोटो खींचने की सूझ रही है, अब ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो मैंने उसको बोला प्लीज़ खींच लो। अच्छा, फ़ोटोज़ उसने खींच लिया। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। उसके हाथ में कैमरा था, नीचे पटका, बोला तू मर, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा प्लीज़ खींच लो, क्योंकि वो कैमरा मैंने 3-4 पेयर डिस्पोजल कैमरा छोटे छोटे और नॉर्मल कैमरा मैं अपने बॉडी से टच करके रख के लेके गई थी कि वो उसका जो क्वालिटी था वो ख़राब ना हो, चलता रहे वो, नहीं तो फ्रीज़ हो जाता, चलता नहीं है। खैर काम कर रहा था, उसे वीडियो बनाया और फिर नीचे आना शुरू किया, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाया था ही इसीलिए था कि शायद अगर मैं ज़िंदा ना जाऊं तो वो वीडियो के ज़रिए जो मैंने मैसेज दिया था वो मैसेज सबके तक पहुंच जाए, पूरे भारत पहुंच जाए। जब लौटी वहाँ से, फिर वो तमाम लोगों के सवाल मुझे लगते हैं ख़त्म हो गए होंगे, जवाब मिल चुका था। जब आई आप, तो जो आने के बाद से जो वेलकम हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हुआ हो, पूरा देश आपको सर आंखों पर बिठाया, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि निश्चित तौर पे वही कि वो लड़की जिसको लोग इतना सारा इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था और इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, फिर आज उस लड़की को एटलीस्ट लोग सुन रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्वीट कर रहे हैं, तो एक अलग ही था वो फीलिंग्स। और वो लोग जो लोग कमेंट पास करते थे वो सबसे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचे कि हम जानते थे अरुणिमा तुम्हें वो बात थी कर दिखाने की, तो अलग फीलिंग होती है वो सारी चीज़ें। फिर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक जो इस तरीके के लोग होते हैं, अगर किसी का के प्रति ऐसे जेलस कमेंट करते हैं या फिर खुद लाइफ में कुछ नहीं, मैं उनका इतना ऊपर वाले से बस कहती हूँ कि ऊपर वाला आप जो करेज हमको देते हो, आप कुछ अच्छा करने को, वही करेज उनके अंदर कुछ अच्छा करने के लिए डालो, जिससे वो भी कुछ अपनी ज़िंदगी बदल सके। अरुणिमा, आपको पद्मश्री जैसा सम्मान मिल चुका है, आप डॉक्टर बन चुकी हैं, कैसा अगर फील्ड की बात करें तो कभी सोचा था कि ये तमाम जो सम्मान है या फिर जिस मुकाम पे हैं, स्टार हैं, और स्टार इसलिए हैं कि अम्बेडकर नगर ज़िले से उत्तर प्रदेश के निकलकर देश ने बल्कि दुनिया में एक नाम कमाना, वो भी पद्मश्री सम्मान जैसे नवाजी गई हैं आप, कैसा आप महसूस करती हैं इस वक्त? बिल्कुल, मुझे गर्व है कि मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ से तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी नाम था, आज उनके बाद मेरा नाम है, ये मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। और निश्चित तौर पे देश का चौथा बड़ा सबसे सम्मान मुझे, देश का चौथा सम्मान मुझे सम्मानित किया गया, पद्मश्री हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी ने मुझे दिया था। और जब कोई बुलाता है कहीं भी किसी प्रोग्राम में तो पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा करके बुलाया जाता, तो एक नाम के आगे एक सम्मान जुड़ गया, तो एक अलग ही उसका फील होता है। और बार बार वो सम्मान ये मुझे मोटिवेट करता है कि अरुणिमा कुछ और, तो मैं उम्मीद में हूँ कुछ और अच्छा करूँ। और भी चूँकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और अब उत्तर प्रदेश की बेटी और अब हरियाणा की बहू, हरियाणा की बहू के रूप में कैसा लगा हरियाणा आपको? और चूँकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अंतर है थोड़ा बहुत, और कैसा फील करती हैं आप बहू के रूप में? मुझे तो एकदम अपने जैसे ही प्लेयर्स के साथ में जीवन के मिस्टर गौरव हमारे साथ में मेरे जीवन साथी में आए, जीवन साथी के रूप में आए, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। क्योंकि हर आदमी भगत सिंह तो देखता है
लेकिन भगत सिंह को पसंद भी करता, लेकिन जब अपनी बारी आ जाती है अपने घर में लाने की तो कोई नहीं एक्सेप्ट करे। दिव्यांग लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाना ये बड़ी बात होती है, लोग नहीं अपनाते। मैं ऐसे इसलिए बोलूँ क्योंकि मैंने देखा है। तो और मुझे अभी तक तो हमारी मदर इन लॉ है, एकदम अपनी माँ की तरह मुझे हर चीज़, इवन आपको बताऊं अगर मैं फील्ड में रहती हूँ, फील्ड से आती हूँ तो मेरा बॉडी मसाज तक वो कर देती हैं। एक सास अपनी बहू का बॉडी मसाज करे, थोड़ा सा अपने के यहाँ ये सही नहीं पता नहीं लगेगा, लेकिन वो करती हैं। इवन मैं कहीं अब बाहर से आई हूँ तो मुझे पानी ला के भी देती, सब कुछ एक अपनी माँ जैसे होती है वैसे ही करती हैं मुझे। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लगा। और ये है कि हाँ, अब जो चीज़ें अभी तक मैंने शायद जो नहीं की थी, अब जैसे 7 कॉन्टिनेंट पूरे हो गए, लेकिन नेक्स्ट के लिए अब हम और गौरव दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं। अरुणिमा, तमाम ऐसे दिव्यांग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन जो तमाम जगहों पे सरकारी मशीनरी आगे आती है, जो रोड़ा बनती है, तमाम जगहों पे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ आप क्या करना चाहती हैं? और क्या इनके लिए सरकारों को भी आगे आना होगा? बिल्कुल सही है। और सबसे पहले तो घर को आगे आना पड़ेगा, और उसको एक पहले तो वो दया की अरुणिमा की ये स्टोरीज देखी है, ये पूरी दास्तां देखी है, उन्हें ज़रूर समझ में आ गया होगा कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो कभी भी कोई भी राह मुश्किल नहीं बन सकती है अगर उनके अंदर जज्बा हो। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।